अमेरिका और इंडिया दोनों में फर्क है। बिल्कुल। वहां पर एक्सप्लिसिट बच्चे भी सुनते सब जैसे भी चल जाता है, यहाँ पर एक्सप्लिसिट नहीं कर सकते अपन। तो ये बात एमसीज को समझना चाहिए। अगर आप रियल रैपर हो, एक रियल एमसी हो, आपका कैरेक्टर, आपका किरदार क्या है, आप कौन सी फैमिली से आ रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि फैमिलीज गाना सुनती है। आजकल गाना हर जगह बजता है। आपका गाना क्या खाली गुंडे नशेड़ी लोग और गुंडे गर्दी खराब लोग सुनते क्या? औरतों और बच्चों के सामने आपका गाना बज गया तो उनके कान पे क्या बीतेगी? ये बात कोई नहीं सोचता है कि उनके पीछे आप क्या बना रहे हो लोगों को। लोग क्या बनते जा रहे हैं? वैशी, दरिंदे, शैतान, गैंगस्टर। और इस वजह से हिप हॉप को नहीं बनाया गया था। बट आपके आसपास के लोगों में आपने क्या महसूस किया था? खुश थे वो लोग? कुछ लोग जेलसी भी हाँ, जेलस भी थे। कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग जेलस भी थे। असल में मैं आर्टिस्ट बनने से पहले भी फेमस था। मुझे पता है वो चीज। हाँ, तो उस वजह से सब हाइप क्रिएट हो गई थी, आफत की हाइप। जब हाइप वर्ड तो बहुत नया था जब लोगों के लिए, इंफ्रारेड का जमाना था। तो उस वक्त जब मैं आया सीन में तो बहुत सारे लोग जेलस हुए। बहुत सारे लोग मेरे साइकिल की टायर की हवा निकाल देते थे। बचपन से जेलसी है हुड में। मेरे कार पे मार देंगे, मेरे गाड़ी का नंबर उखाड़ देंगे। तो ऐसा जेलसी भी बहुत सारी है। तो कुछ लोग जेलस थे। मेरे अब्बू जब तक कमा रहे थे, मैं मैच्योर हो गया था। मैंने कुछ स्किल्स डेवलप कर लिए थे। मैंने पढ़ाई नहीं की उतनी। पढ़ाई में मेरा हालांकि, लेकिन आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। आपको टीचर्स लोग बहुत प्यार करते थे। हाँ, टीचर्स प्यार करते थे। मैं पढ़ाई में भी अच्छा, इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश और मैथमेटिक्स अच्छा था मेरा। साइंस में इंटरेस्ट था। मैंने बीएससी भी किया। तो मैं पढ़ाई के अलावा मेरे में स्किल्स डेवलप किया। रैपिंग का स्किल मैंने डेवलप किया, शार्प किया, रिसर्च किया। साइफर्स में बैठा सालों घंटों, कई दिनों तक, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में हम लोग बैठ के साइफर करते थे। तो बहुत शार्पन करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद मैं मार्केट में उतरा, क्योंकि मुझे पता था मेरा पहला गाना ही हिट रहेगा। और वही हुआ आफत। हाँ। आपको कभी कभी ऐसा जिंदगी में महसूस हुआ कि आप बहुत ही मिसअंडरस्टूड हो? क्योंकि there's a lot of love that comes from you, but शायद लोग वो प्यार को पहचान नहीं पाते। हाँ, मैं बहुत मिसअंडरस्टूड हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने गलत समझ के रखा है। क्या गलत समझ के रखा है? पता नहीं, लोग मुझे वियर्ड समझते हैं, बहुत अजीब है। हालांकि मैं यूनिक हूँ। उनको सही टर्म समझ में नहीं आता कि अजीब होना अलग होता है, यूनिक होना अलग होता है। मैं यूनिक हूँ, मैं अपने आप में यूनिक हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे जैसा कोई हंसता नहीं, बोलता नहीं, बात नहीं करता। किसी के पास मेरे जैसे वचन नहीं है, भाषा नहीं है किसी के पास। तो मैं जैसा हूँ, मैं हूँ वैसा। अब लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे मेंटल इश्यूज की वजह से, मेरा जो सफरिंग मैंने झेला उस वजह से मैं थोड़ा ऐसा हरकती हो गया हूँ, या कुछ भी बोल देता हूँ आड़ा टेढ़ा। जब आपने गाना लिख लिया था, जब आपने सना को वो भेजा या फिर सना को जब दिखाया, तो आपका फर्स्ट कॉन्वर्सेशन क्या था? क्या आपने उसको याद दिलाया कि देख मैंने तेरे को वादा किया था, देख वही चीज मैंने किया? नहीं, उसने खुद ही बोला ऐसा कि तुमने वादा किया था, तुमने। आज उसने इंटरव्यूज में वही बोला ना कि तुमने वादा किया था, तुमने निभाया। आई रियली रिस्पेक्ट यू। आपकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में और बढ़ गई है। उसने बोला पहले से रिस्पेक्ट मेरे को करती थी, अब और रिस्पेक्ट करने लगी, क्योंकि मैंने उसके लिए मतलब जो बोला था वो निभाया। नहीं यार, वो तो बहुत गम वाली बात है कि पेरेंट्स ने मुझे कभी ऐसा बोला नहीं। हालांकि ऐसा वो महसूस करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल करते होंगे। हाँ, प्राउड तो फील करते होंगे वो, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं है मुझे। हाय, दिस इज नेज द बा। वी जस्ट हैड अ कन्वर्सेशन विद सुभोजीत, और आप मुझे देख रहे हैं सुभोजीत के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग है खतरनाक बम्बई 70 से। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा कहा जाता है कि कमबैक जो होता है
वो दुनिया में, जिंदगी में सेटबैक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेटबैक बहुत लोगों की ज़िंदगी में आता है अलग अलग तरीके से, लेकिन उसके बाद जो शेरों वाला कमबैक तुम जिंदगी में करते हो, उसी की वजह से पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करती है। एंड ऐसे ही एक शख्स है द वन एंड ओनली नेजी भाई, जिनकी इज्जत पूरी दुनिया करती है बिकॉज ऑफ द फाइटिंग स्पिरिट दैट ही हैज ऑलवेज शोन। एंड इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज। भाई कैसे हो आप? सबसे पहले बताओ। आई एम लविंग योर स्माइल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ मैं, ब्लेसिंग्स में हूँ। क्या बात है। हाँ, ऊपर वाला ने मुझे ब्लेस किया, अपॉर्चुनिटीज मिली, काम किया, मेहनत किया, बहुत अच्छे दिन जा रहे हैं अभी मेरे। काम करो और टाइम स्पेंड करो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सब बैलेंस करके अभी एकदम सही चल रहा हूँ मैं। क्या बात है। यू नो मैंने अभी एक चीज जो अभी कहा आपके इंट्रोडक्शन में कि इंसान के जिंदगी में सेटबैक बहुत आते हैं, लेकिन आप उस चीज को पीछे रख के कैसे हिम्मत दिखा के आगे कमबैक करते हो, उसमें एक इंसान का जो असली आई वुड से पर्सनालिटी होता है ना, वो निखर के आता है। एंड यू आर अ हीरो इन दैट स्पेस। ठीक है, आपकी वजह से बहुत लोग सपने देखते हैं कि यार नेजी भाई अगर उस चीज के ओजी हो सकते हैं, एंड ओजी इज अ वेरी जेंजी वर्ड, आपको पता है, तो हम भी मेहनत करके उस चीज को लेके आगे बढ़ सकते हैं। इतने लोगों का जो इंस्पिरेशन आप बनते हो, उसके वजह से कभी भी आप ये प्रेशर फील करते हो यार कि अपार्ट फ्रॉम जो मेरा क्रिएटिव नॉलेज जो है, जो मुझे ऑडियंस को एंटरटेन करना है, उसके साथ साथ बहुत लोगों के सपने भी मेरे सक्सेस के साथ जुड़े हुए, ये महसूस होता है आपको? हाँ, महसूस होता है, बिल्कुल महसूस होता है। जब मैं नीचे रहता हूँ तो मेरी ऑडियंस भी नीचे रहती है, और मैं ऊपर जाता हूँ तो ऑडियंस भी ऊपर जाती है। तो हम लोग साथ में ही हमारा सफ़र है। हाँ, हम साथ में ही सफ़र करें। उसके अलावा जो इन्फ्लुएंस हुआ है मेरी ज़िंदगी का, मेरी हरकतों का, मेरे फैसलों का, और मतलब सिर्फ एक आर्टिस्ट के अलावा भी लोग मुझे मानते हैं। सिर्फ एक सॉन्ग राइटर और एक रैपर के अलावा भी लोग मुझे दिल से जो चाहते हैं, जिनको मेरी पर्सनैलिटी के बारे में पता है, जो मुझे पहचानते हैं, उन सारे लोगों को जो महसूस होता है, तो मेरे हर कदम से उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। अगर मैं गलत कदम उठाया तो उनको बुरा लगता है, सही कदम उठाया तो उनको अच्छा लगता है। तो हमारा एक रिश्ता है, मेरा और मेरे सुनने वालों का, मेरे जानने वालों का, वो बहुत गहरा रिश्ता है। और जब मैं डाउनफॉल में होता हूँ तो वही रिश्ता अब मुझे याद आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सब लोग डाउनफॉल में, मेरे साथ मेरे सब लोग डाउनफॉल में, मेरे लोग मेरे साथ डाउनफॉल में, और जब मैं ऊपर जाता हूँ तो फिर वही लोग मेरे साथ ऊपर भी रहते हैं। तो वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है हम लोग का, और वही लेकर चलता है मुझे, दैट ड्राइव्स मी। वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लूटूथ कनेक्शन है, जैसे बोलते हैं ना कि वो एकदम उससे स्ट्रॉन्गर कनेक्शन कुछ है ही नहीं। आपका कहानी जो है जिंदगी का, इट इज सो इंस्पायरिंग। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में आपके पास दुनिया में सब कुछ है। आप लोअर परेल बोलो, बैंड्रा में बोलो, किधर भी आप महंगे से महंगा घर ऊपर वाले ने आपको नवाजा है कि आप ले सकते हो। लेकिन आपका जो ये नेचर है कि मेरे रूट्स के साथ मुझे हमेशा जुड़े रहना है, अभी भी बॉम्बे 70 का जो इमोशनल वैल्यू है आपके लिए, आप उधर ही रहते हो। आपके लोग जो है वहां पे उधर आपको इतना प्यार करते हैं। आपने अपना घर का जो मॉडिफिकेशन किया, आई थिंक 3 स्टोरी कुछ बहुत ही प्यारा बिल्डिंग बनाया है, उधर ही बनाया। एंड एवरीथिंग इज रूटेड। सो आपके लिए इमोशनल वैल्यूज सक्सेस के बाद भी कितना मायने रखता है? बिकॉज बहुत लोग क्या होता है ना कि सक्सेस के साथ वो थोड़ा सा वो इमोशनल वैल्यू जिंदगी में कम हो जाता है। क्या यही चीज आपके हिसाब से आपको खास बनाता है? इमोशनल वैल्यूज जो कम हो जाती है, वो बात पे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मुझे पहले सक्सेस मिला तो मैं सीधा बैंड्रा भाग गया था और बैंड्रा में जाके रह रहा था, शॉफर ड्रिवन कार में घूम रहा था, बहुत ऊंची लाइफ हो गई थी मेरी, सब कुछ। तो मैंने वो करके देखा एक बार, मुझे मजा नहीं आया। मुझे फिर जब दूसरी बार सक्सेस मिला तो मैं हुड में ही रहा, और हुड में रह के मुझे इतना मजा आ रहा है ना अभी। मेरे लिए हर एक चीज प्राइसलेस है, हर एक चीज का मुझे कदर है कि अरे बाप रे क्या शानदार बिल्डिंग है, क्या शानदार घर है, क्या शानदार एरिया है। हर एक चीज का कदर, नजरिया बदल गया है मेरा। मैं अभी तक रूडेड हूँ, अभी तक हुड बॉय हूँ। मैं बैंड्रा बॉय नहीं बना, मैं हुड बॉय ही रहा। और मुझे हर चीज की वैल्यू है, कदर है, हर चीज को अलग नजरिए से देखता हूँ।
तो वो नजरिया बदल जाता है इंसान का। अगर आप हुड को छोड़ दो तो आपका नजरिया बदल जाएगा, आप एक अलग इंसान बन जाओगे, आप एक अलग इंसान बन जाओगे, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, चीजों को देखने का तरीका बदल जाएगा। अगर आप हुड में ही रहे तो आप इंस्टिंक्ट से जुड़े हुए रहोगे, आपका जो इंस्टिंक्ट है, आपका जो आपकी जो असली पहचान है उससे आप जुड़े हुए रहोगे। उस वजह से ही मेरा लिरिसिज्म भी नहीं बदला और मुझे वहां से बहुत कुछ सीखने मिलता है। रोज बोल बचन पब्लिक चालू रहती है तो इतना खास उठता बैठता नहीं हूँ मैं लोगों में, लेकिन घूमता फिरता हुआ एरिया में रहता हूँ तो वो फील आता है मेरे को, वो फील में रहता हूँ मैं, बम्बई 70 के वाइब में रहता हूँ और उस जगह को छोड़ना आसान नहीं है, मैं वहीं रहना चाहता हूँ हमेशा। और सबसे खास बात पता है आपका क्या है कि आपके साथ बॉम्बे 70 वाला वाइब सिर्फ बॉम्बे 70 में नहीं रहता, आप जिधर भी जाओ, अंधेरी में जाओ कि किधर भी जाओ, आप वो वाइब लेके आते हैं और उधर में जो लोग हैं ना वो वाइब में आ जाते हैं, बॉम्बे 70 वाइब वाले आ जाते हैं, मचेलाए मचाएंगे ये वाइब में। हम लोग देखो, हम भी अंधेरी में बैठ के हम लोग शूट कर रहे हैं, बट मैं वो बॉम्बे 70 वाला वाइब भी फील कर रहा हूँ आपके साथ बैठ के यहाँ पे, सो दैट इज अ स्पेशलिटी भाई। मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, अनदर थिंग दैट आई फाइंड वेरी इंस्पायरिंग, मैंने सुना है आपके जुबान से ये कहानी की जब आप छोटे थे बचपन में, उस टाइम में आपके वहां पे एरिया में पब्लिक टॉयलेट्स में आप लोग जाते थे, राइट? सो फ्रॉम दैट स्पेस टू नाउ, जब अगेन ऊपर वाले ने आपको नवाजा, आप सब कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हो, एक कंप्लीट साइकिल इसको कह सकते हैं जिंदगी का, कि आपने वो दुनिया भी देखा है, वो जिंदगी भी जिया है, एंड अभी जो जिंदगी जी रहे हो वो आपके मेहनत से आपको मिला है एंड लोगों के प्यार से आपको मिला है, राइट? सो कभी कभी जब आप रात को सोने जाते हो नींद आने के पहले, तब वो सब दिन के बारे में सोचते हो कि यार सच में बहुत दिल से मेहनत करके मैं आगे आया हूँ? जी बिल्कुल, इसमें मेहनत एक करिश्मा है। जनरेशन बाय जनरेशन चीजें बदलती है। मेरे से पहले वाली जनरेशन फार्मर्स की थी, फार्मर्स के बाद हम लोग टीचर्स बने, हम लोग के जितने भी मेरी आंटीज है, मेरे दादा दादी सब टीचर्स बने, ऑफिसर्स बने, बीएमसी में काम किए, मेहनत करे, बहुत मेहनत करके इन्होंने मुंबई में घर लिया। और फिर वो जो पब्लिक टॉयलेट का इशू तो वो हर चौल में रहता ही है, तो हम लोग ने चौल में वक्त बिताया काफ़ी वक्त तक, फिर बिल्डिंग में घर लिया, फिर मेरी एंट्री हुई जनरेशन, फिर मेरी बारी आई तो मैंने चौल का घर ऐसा बनाया जहाँ पर बाथरूम टॉयलेट सब था, सब फैसिलिटीज का इंतजाम किया, तो मेरी फैमिली को भी प्रोवाइड किया मैं, मेरे सक्सेस का असर मेरी फैमिली को भी हुआ। तो अब हमारी जनरेशन है, अब हमारी जनरेशन में आर्टिस्ट मैं बनाऊँ, अब मुझे यहाँ से साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स ऐसे ऐसे निकालने हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो हमने वहां से शुरू की थी, बहुत बहुत छोटी शुरुआत की थी। हम लोग महाराष्ट्र के कोई गांव से मुंबई आए थे और ड्रीम्स लेकर, तो उन सारी ड्रीम्स को मैंने पूरा किया। मैं वो शख्स बना के मेरे दादा दादी की ड्रीम को मैं लेकर टोक्यो जापान तक गया, यूके गया, दुनिया भर में घूम के आया। जापान में ऑटोमेटिक टॉयलेट यूज, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टॉयलेट नहीं है, जापान में मैं ऑटोमेटिक टॉयलेट यूज कर रहा हूँ। देख रहे हो वो ट्रांजिशन लाइफ का, तो लाइफ एक साइकिल है, पूरा मैं घूम कर आया। सक्सेस मिला मुझे, फिर फेलियर भी मिला, फिर सक्सेस वापस मिला। तो मतलब पहले तो शुरुआती दिनों में मैंने बहुत कुछ सहा, जब मैं बड़ा हो रहा था मैं बहुत कुछ सह रहा था, बहुत कुछ मेरे साथ हो रहा था। मेरी कहानी ऐसी है कि मुझे बैक इन द डेज बहुत सारी परेशानी थी, मैं बचपन से परेशानी, आफत, ये सब चीजों में रहता था। मेरे डैड थे नहीं, मेरा कोई बड़ा भाई था नहीं, मैं हुड में अकेला कैसे बड़ा हुआ, इतने खतरनाक लोगों में मैं कैसे रहता था, मैंने क्या देखा है, क्या 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 सीखा है, समझा है। फिर आर्टिस्ट बना, वो सब होने के बाद मैं आर्टिस्ट बना, तो मेरी जिंदगी का एक रिफ्लेक्शन मेरे आर्टिस्ट्री में आया। और मैंने वो साइकिल बार बार मेरे साथ ऐसा हो गया है कि अब मेरे को डर नहीं लगता है, अब कुछ भी हो जाए मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को यकीन हो गया है, मेरा ईमान मजबूत हो गया है कि कुछ भी हो जाएगा मैं बाहर आ जाऊंगा उस सिचुएशन से। अल्लाह ताला मेरा टेस्ट ले रहा है, बस मैं यही सोच के पॉजिटिव लाइफ गुजार रहा हूँ और लोगों को हिम्मत दे रहा हूँ। लोगों के अंदर हिम्मत हो रही है और लोगों को हिम्मत मिल रही है मेरे को देखकर कि जब ये बंदे के साथ हो सकता है, जब ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल सेम चीज, मैंने वही चीज कहा कि आप लोगों को सपने दिखाते हो
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो सपनों को कैसे पूरा किया जाए वो भी आप रास्ता उनको दिखाते हो, राइट? नेजी, आपके फैमिली में जितना मुझे पता है कि आई थिंक यू आर द ओनली सन, राइट? एंड काफी कम उम्र में यूजुअली लड़के अगर एकलौते लड़के आप होते हो फैमिली के, तो जिम्मेदारी जो है ना, वो जिम्मेदारी का सेंस बहुत आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। मैच्योरिटी जो है वो मैच्योरिटी जल्दी हिट कर जाता है इंसान को। आपके जिंदगी में भी आपने वही महसूस किया? जी बिल्कुल। मेरे अब्बू जब तक कमा रहे थे मैं मैच्योर हो गया था। मैंने कुछ स्किल्स डेवलप कर लिए थे। मैंने पढ़ाई नहीं की उतनी, पढ़ाई में मेरा हालांकि, लेकिन आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, आपको टीचर्स लोग बहुत प्यार करते थे, right? हाँ, टीचर्स प्यार करते थे। मैं पढ़ाई में भी अच्छा, इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश और मैथमेटिक्स अच्छा था मेरा। साइंस में इंटरेस्ट था, मैंने बीएससी भी किया। तो मैं पढ़ाई के अलावा मैंने मेरे में स्किल्स डेवलप किया। रैपिंग का स्किल मैंने डेवलप किया, शार्प किया, रिसर्च किया, साइफर्स में बैठा सालों घंटों, कई दिनों तक, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में हम लोग बैठ के साइफर करते थे। तो बहुत शार्पन करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद मैं मार्केट में उतरा, क्योंकि मुझे पता था मेरा पहला गाना ही हिट रहेगा, और वही हुआ आफत। हाँ हाँ। तो वैसा मैं पीछे से देख कर चलता हूँ, सब देख तो मुझे पता नहीं था कि इससे मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा वो मुझे पता नहीं था। और उसके बाद मेरी पूरी लाइफ बदल गई, मेरा करियर की शुरुआत हो गई, मैं एक आर्टिस्ट बन गया। तो मतलब ये चीज अपने आप हुई, अल्लाह ताला ने लिखा होगा ऐसा, मेरे डेस्टिनी में होगा जो लिखा हुआ। जितनी रोजी मेरे को मिलने की है उतनी मिलेगी, जितना खाना मेरे को खाना है उतना खाऊंगा। जो मेरे लिए लिखा हुआ है वो मेरे को मिलेगा, जो मेरे लिए नहीं लिखा हुआ है मुझे नहीं मिलेगा। तो मेरे को ज्यादा की लालच भी नहीं है और कम से सेटिस्फाइड भी नहीं हूं। क्या बात है, दैट शुड बी ऑलवेज द अप्रोच। मुझे एक चीज बताओ कि जिस टाइम पे लोग हजार व्यूज से खुश हो जाते थे, वो भी मेहनत करने के बाद, 4-5 चीजें लेके आने के बाद, आपका पहला गाना आफत ने आफत मचाया, लाख व्यूज लेके आ गए। आप तो डेफिनेटली खुश हुए थे, बट आपके आसपास के लोगों में आपने क्या महसूस किया था? खुश थे वो लोग? कुछ लोग जेलसी भी हाँ, जेलस भी थे। कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग जेलस भी थे। असल में मैं आर्टिस्ट बनने से पहले भी फेमस था, मुझे पता है वो चीज। हाँ, तो उस वजह से सब हाइप क्रिएट हो गई थी, आफत की हाइप। जब हाइप वर्ड तो बहुत नया था जब लोगों के लिए, इंफ्रारेड का जमाना था। तो उस वक्त जब मैं आया सीन में, तो बहुत सारे लोग जेलस हुए। बहुत सारे लोग मेरे साइकिल की टायर की हवा निकाल देते थे। बचपन से जेलसी है हुड में। मेरे कार पे मार देंगे, मेरे गाड़ी का नंबर उखाड़ देंगे। तो ऐसा जेलसी भी बहुत सारी है। तो कुछ लोग जेलस थे, लेकिन हुड के जो असली लोग हैं ना, ज्यादातर लोग प्राउड थे। लोग बोले ये भाई मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। दुनिया में फैला है तो वो और फैला, रैपिड फायर की तरह फैला हो। आफत के सक्सेस के बाद ऑफ कोर्स आपको जो प्यार मिला, क्या होता है ना कि यंग एज में जब इंसान को सक्सेस मिलता है ना, तो वो खुश तो बहुत होता है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा भटक भी सकता है। अपने आप को संभालने के लिए, सही डायरेक्शन पे रखने के लिए आपने उस टाइम पे क्या किया, और कितना आपको लगता है आप सक्सेसफुल हुए उस चीज पे? असल में मेरा रुझान या मेरी तवज्जो आर्टिस्ट्री की तरफ नहीं थी। मैं जब आफत भी किया, मेरे को पता भी नहीं था कि मैं रेवोल्यूशन लाने वाला था या मैं इतना बड़ा कुछ काम करने वाला था। मैं अपनी लाइफ में व्यस्त था। मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, मुझे क्रिकेटर बनने का था, और मेरे पैशन बहुत सारे थे। तो मैं रैप को एज अ पैशन समझता था, मेरा जॉब नहीं था रैप, और मुझे इसमें करियर नहीं बनाने का था। मेरे कुछ प्लान्स नहीं थे, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं थी, मैं बस चलता जा रहा था। तो जब मुझे काम मिलता था तो मैं अपना 100% देता था, और इतना एफर्टलेसली, मेरे अंदर इतना ज्यादा टैलेंट था वो टाइम पे, जब मैं एकदम काउली उम्र में था, मतलब 17, 18, 19 साल का एकदम। मतलब मैं इतना एक्टिव था, इतना टैलेंटेड था कि मैं फौरन जगह पे गाना बना के देता था। मैंने बड़े बड़े हिट्स है ना 2-2 घंटे में लिखे। क्या बात। हाँ, और मतलब ना फिर मैं प्राइम टाइम तक रीच करा ना, वहां तक मेरा पैशन था सिर्फ रैप करना, शौक, मेरा साइड जॉब। मेरी असली लाइफ कुछ और थी। रैपर तो मैं
कभी कभार बनता था। मैं नावेद की जिंदगी ज्यादा जीता था। वो टाइम मेरा प्राइम टाइम था, जब मैं नेजी था भी नहीं, मैं नावेदी था। तो मैं इतना ऊपर कैसे पहुंचा, ये एक लक का फैक्टर बोल सकते हैं। मेरी लक, या मैं हार्ड वर्क तो करता था, लेकिन मेरे लिए वो इजी वर्क था। अल्लाह ताला ने मुझे स्किल्स वैसी दी थी कि गॉड गिफ्टेड स्किल्स थी मेरी में। मतलब मेरे रैप देख के लोग ताज्जुब करते थे कि ये कैसे किया इसने। वो अल्लाह का करिश्मा है, एक हैब की बात है, नेचर की बात है, कुदरत की बात है। ये ऊपर वाले की देन है जो मैं ऐसा लिख पाता था और ऐसा क्राफ्ट था मेरा। तो उस वक्त मेरा ध्यान कहीं और था। मुझे रैपिंग में करियर बनाने के बारे में सोचना नहीं पड़ा, कभी सोचा नहीं कि मैं रैपिंग में करियर बनाऊंगा। मेरा ध्यान कहीं और था, तो इसीलिए सब उल्टा पुल्टा हो गया और बिना स्ट्रेटेजी के चल रहा था, इसीलिए सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। और जब एक आर्टिस्ट हसल करता है ना, तो उसकी कोई मदद नहीं करता ना, तो वो भी गलत चीज है। क्योंकि आर्टिस्ट को आर्टिस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए। आर्टिस्ट को घर चलाने पे ध्यान देना अगर लगा तो उसकी आर्टिस्ट्री कम हो जाती है। बिल्कुल। तो फिर मेरा पैशन ही मेरा जॉब बन गया। अब्बू रिटायर होके आए तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जिस चीज को मैं साइड में रखा था कि मेरा साइड शौक है खाली पैशन है, अब उसको बीच में लाया मैं। अब मैं सोचा कि अब मेरे को इसको ही अपना प्रोफेशन बनाने का है। तो मैं बहुत प्रोफेशनल था पहले से, लेकिन मेरा प्रोफेशन रैप नहीं था। जब तक के मेरा प्रोफेशन रैप नहीं था, मैं अब्बू की कमाई में था। अब्बू दुबई में कमाते थे, घर चल जाता था। फिर अब्बू रिटायर होके जब दुबई से आए, तब मेरे को पता चला कि मेरा रैप ही प्रोफेशन भी है। इतनी देर हो गई थी जब तक, तब मुझे पता चला कि रैप ही मेरा प्रोफेशन भी है। अब मुझे रैप से ही अर्न करना है। तो वाकई में मेरा घर का राशन मेरे स्ट्रीमिंग के पैसों से चलता था। स्ट्रीमिंग में कितना पैसा मिलता है, 0.5 पर स्ट्रीम। तो मेरे फैंस लोग जितने भी थोड़े बड़े गाना सुन रहे, मेरे को थोड़ा मोड़ा स्ट्रीमिंग का पैसा आ रहा है, थोड़ा मोड़ा पैसा आ रहा है, उससे मैं अपना घर चला रहा हूँ। यानी लिटरली मुझे स्ट्रीमिंग के पैसों से घर रन करना पड़ा। फिर बाद में धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस स्टेज से बाहर निकला। फिर मेरे को पैसे कमाने के कई दूसरे तरीके भी अपनाने पड़े। और मैं क्योंकि एक आर्टिस्ट था, इस वजह से मैं कहीं जॉब नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो ये सब बात मैं किसको बताता था, तो मैं गानों में लिखने लगा है सबके। मैं जॉब नहीं कर सकता 9 to 5, क्योंकि मैं फेमस हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, सबको पता है मैं एक रैपर हूँ। या तो मैं कंट्री छोड़ दूं, या तो मैं क्या करूं, सोल्यूशन क्या निकालूं इसका। तो ऊपर वाले ने मेरे लिए कहीं और से रास्ता निकाला और मुझे मौका मिला वापस ऊपर उठने का। तो सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए मैं आगे बढ़ा और वापस से सब कुछ दुरुस्त हो गया। घर चलने लगा, वापस घर में खुशियां आई, मॉम डैड प्राउड हो गए, मैं बुरी चीजों से बाहर निकल गया और मेरा बुरा वक्त बीत गया, अब अच्छा वक्त शुरू हो गया। तो सब कुछ अब अच्छा हो रहा है। तो जिंदगी उसी बारे में अच्छा बुरा तो होते रहना है, उतार चढ़ाव तो होते रहेगी, लेकिन बस अपने को अपना बेस्ट देना है। कभी भी ये समझना है कि ये एक टेस्ट है और गॉड इज एवरीथिंग, गॉड विल हेल्प अस। और उन्होंने हमको भेजा है इस दुनिया में जिस मकसद से, उस मकसद को तलाशो और उस पर मेहनत करो और उसमें आगे बढ़ो। बाकी ऊपर वाला देख ले। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, मेरे को मेरा बैकअप अल्लाह ताला। मुझे एक चीज बताइए, वो जो डिफिकल्ट कॉल होता है ना कि जब आपका रैपिंग आपका प्रोफेशन नहीं, आपका पैशन जो है आपका प्रोफेशन नहीं है, लेकिन वो जब आप कॉल लेते हो कि नहीं, कोई साइड का काम हटा के मेरा जो पैशन है उसी को मैं प्रोफेशन बनाऊंगा, वो बहुत ही डिफिकल्ट कॉल होता है। क्योंकि इंसान के पास उस टाइम पे सेल्फ डाउट्स होते हैं बहुत सारे। आप भी वैसे सेल्फ डाउट्स के साथ गुजरे हो कि अगर चलो अच्छा हो गया तो चलो ठीक है, एंड टचवुड आपके साथ जिंदगी में अच्छा ही हुआ है, लेकिन अगर वो क्लिक नहीं किया तो मैं जिंदगी में क्या करूंगा? वैसे तरीके के सेल्फ डाउट्स आए थे आपके? नहीं, ऐसे सेल्फ डाउट नहीं थे, सेकंड चांस नहीं था, कुछ ऑप्शन नहीं थे, कोई ऑप्शंस नहीं थे, कुछ और करने का मन भी नहीं था। सच बताओ तो मन था कि रैपिंग ही करूंगा और रैप को ही अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, उसमें अच्छा हूँ मैं, जिस फील्ड में अच्छा हूँ मुझे वही करना चाहिए था। और बहुत मुश्किल था ये डिसीजन लेना, क्योंकि जब प्रोफेशन बन जाता है ना तो आर्टिस्ट्री भी बदल जाती है थोड़ी।
कमर्शियल हो जाता है इंसान, मार्केट फ्रेंडली हो जाता है। जब तक मैं ओजी था, जब तक मैं उससे पैसे नहीं कमा रहा था, तो अभी भी मैं ओजी ही हूँ, लेकिन मैं उससे पैसे कमा रहा हूँ। हाँ। तो अब मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि अब मेरे को लिरिसिज्म थोड़ा ऐसा मतलब स्विच हो जाता है, मतलब लिरिसिज्म में मार्केट फ्रेंडली चीजें दिखने लगती है, और जब पैसे नहीं कमाने देते तो वो बहुत प्योरिटी थी, उसमें बहुत प्योरिटी थी कि मेरा सिर्फ शौक है, शौक के लिए करता हूँ मैं आपको एक चीज बोलूं, वो प्योरिटी जो बोल रहे हो ना, म्यूजिक का बात अलग है, लेकिन आपके नेचर में वो प्योरिटी अभी भी है जो दिखता है, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट यू। वो कभी मत बदलने देना भाई, दैट शुड ऑलवेज बी विथ यू। मुझे एक चीज बताओ कि आपको स्कूल में टीचर लोग तो बहुत प्यार करते थे, बट कॉलेज में आई थिंक रवैया कुछ और था। कॉलेज में थोड़ा बहुत पार्शियलिटी आपने फेस किया। हाँ। तो वो पार्शियलिटी का जो एक गुस्सा होता है या फिर एक अंदर जो एग्रेशन होता है, आपका लिरिक्स में वो रिफ्लेक्ट किया, उसके वजह से और ज्यादा आपको इग्नाइट हो गया कि यार तुम लोग कॉलेज में मुझे मौका नहीं दोगे, घंटा फर्क पड़ता है, देखो मैं जिंदगी में असलियत में क्या उखाड़ता हूं। एग्जैक्टली, ये चीज था। एग्जैक्टली, आपको बिल्कुल सही कहानी पता है। यही शॉट हुआ था कि मेरे को कॉलेज वालों ने गुस्सा दिलाया, उन लोगों ने पार्शियलिटी की, मेरे को परफॉर्म करने नहीं दिया, तो मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया ना कि मैंने गुस्से में आके आफत बनाया कि इतना डेंजर गाना बना दूंगा ना कि कॉलेज वाले क्या पूरे सबकी फड़े आएगी, कुछ तो ऐसा कर दूंगा कि अपना बेस्ट दूंगा मैं। मेरे को वो जो ड्राइव था ना, मेरा वो एंगर था ना, वो जिंदगी में चाहिए आर्टिस्ट को, हर आर्टिस्ट के अंदर वो रहना चाहिए कि चैलेंज के मतलब जुनून, हाँ जुनून रहना चाहिए, वो पैशन रहना चाहिए। तो वो ड्राइव किया मुझे और मैंने वैसा गाना बनाया, और वो मुश्किलों से बाहर निकल के क्या कई और मुश्किलों से भी बाहर निकल गया, बहुत आगे पहुंच गया। अब वो कॉलेज वाले मुझे बुलाते, आओ आगे परफॉर्म करो। हाँ। तो उसके बाद जब ये चीज हुआ, उसके बाद आपने आफत बनाया, एंड देन आफ्टर दैट आपके बाकी के भी सॉन्ग्स वगैरह हिट होने लगे, लोगों को आपके साथ प्यार होने लगा, आपके गाने के साथ प्यार होने लगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक आर्टिस्ट जब फेमस हो जाता है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। कोई उसको ऐसे बोल के नहीं करता, लेकिन वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिरिक्स में बोलो, उसके बिहेवियर में बोलो, सब चीज में होता है, राइट। आपके जो लिरिक्स होते हैं उसका लोग इसलिए और ज्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि वो क्लीन रहते हैं, राइट। आपके बाद बहुत सारे रैपर्स आए जिनको कभी कभी शायद बियॉन्ड जस्ट द लिरिक्स गाली गलोच ये चीज का सहारा लेना पड़ता है टू मेक दैट थिंग। एंड ये देखो एक डिमांड एंड सप्लाई का चीज है। हाँ भाई, ऑडियंस भी वो कंज्यूम करता है, ऑडियंस को भी लगता है कि यार गाली वाली वाले लिरिक्स अगर मैं सुनूं, MC स्टैन बोलो या किसी और का बोलो, तो मेरे को वो चलता है। लेकिन उस ट्रेंड के बीच में रह के अगर आपको पता है कि नहीं, मेरे जो ऑडियंस है दूसरे रैपर का गाली वाला चीज सुन रहा है, लेकिन मैं गाली पे नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे खुद के एबिलिटी पे इतना भरोसा है कि मैं बिना गाली उसके मैं मौके पे चौका मार सकता हूँ। हाँ। ये चीज को लेके आपको क्या कहना है? बिकॉज योर लिरिक्स आर ऑलवेज वेरी क्लीन भाई। हाँ, मैं अभी भी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मैं मार्केट में बदलाव लाऊंगा, और मेरा अभी मार्केट में रहना बहुत जरूरी है। अभी टाइम ऐसा चल रहा है ना कि गाली गलौज बन रहा है, लोग लिख रहे और कंज्यूम भी हो रहा है, लोग सुन भी रहे, बिक रहा है, चार्ट्स पे भी अच्छा काम कर रहा है, स्ट्रीमिंग पे भी अच्छा काम कर रहा है हर जगह। तो ऐसे जमाने में ना मुझे बीच बीच में ना मुझे ऐसी चीजें करनी है, ऐसी हरकत करनी है ना कि मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी प्रूव्ड है कि मुझे भी जनता सुनती है, मेरे को सुनने वाली जनता अलग है, और जो गाली गलौज वाली सुनने वाली जनता है ना, वो जनता भी मुझे सुनती है। और मुझे ना इसका सल्यूशन निकालना है कि कभी ना कभी तो इसके ऊपर रोकथाम लगेगी, क्योंकि मुझे अमेरिका और इंडिया दोनों में फर्क है। बिल्कुल, वहां पर एक्सप्लिसिट बच्चे भी सुनते सब जैसे भी चल जाता है, यहाँ पर एक्सप्लिसिट नहीं कर सकते अपन। तो ये बात एमसीज को समझना चाहिए। अगर आप रियल रैपर हो, एक रियल एमसी हो, आपका कैरेक्टर, आपका किरदार क्या है, आप कौन सी फैमिली से आ रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि फैमिलीज गाना सुनती है। आजकल गाना हर जगह बजता है, आपका गाना क्या खाली गुंडे नशेड़ी लोग और गुंडे करते खराब लोग सुनते क्या? और तो और बच्चों के सामने आपका गाना बज गया तो उनके कान पे क्या बीतेगी, ये बात कोई नहीं सोचता है कि उनके पीछे आप क्या बना रहे हो लोगों को। लोग क्या बनते जा रहे हैं, वैशी, दरिंदे, शैतान, गैंगस्टर। और इस वजह से हिप हॉप को नहीं बनाया गया था। हिप हॉप बना था, एक आर्ट फॉर्म है हिप हॉप, जिससे बदलाव लाया जा सकता है,
जिससे कम्युनिकेट किया जा सकता है अपनी ऑडियंस से। तो आप अपनी ऑडियंस को ऐसी बात बोलो जिससे वो रिलेट कर पाए अपनी लाइफ में, उनको मोटिवेशन मिले, उनको इंस्पिरेशन मिले। हिप हॉप इसलिए बनाया गया था कि समाज में बदलाव आए, समाज खराब करने के लिए नहीं बनाया गया, जो उल्टा हो रहा है। हिप हॉप को समाज में बदलाव लाने के लिए बनाया गया था, और हिप हॉप से समाज में बदलाव नहीं आ रहा है बल्कि समाज खराब हो रहा है। नए बच्चे सीख रहे गाली गलौज, माल फूकने का, ये करने का, वो करने का, है ना। नए बच्चे लोग ये सब सीख रहे हैं कि बुराई, बहुत बुराई सीख रहे, गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, उसको फिर लड़कियों के सामने इज्जत नहीं रख रहे। लड़कियों के सामने जो बिहेवियर रहना चाहिए, लड़कियां गाली नहीं देना चाहिए, लड़कियां ऐसे मतलब एक जगह अगर तुम फ्रेंड्स के साथ हो या कहीं बैठे हो, कोई गाली देने की जगह भी एक मखसूस रहती है कि यहां तुम चल गाली दिया तो समझ के आता है। अब हर जगह तुम उसको मेन रूम में भी लेकर आ रहे हो, हर जगह लेके जा रहे हो, वो गाने रोटेट हो रहे, वो गाने मॉम डैड के कान तक जा रहे। कितनी शर्म की बात है। मेरे मॉम डैड अगर सुन लेंगे हिप हॉप में ऐसा हो रहा है तो मेरे मॉम डैड बोलेंगे तू ये कौन सी इंडस्ट्री में है। इंडिया की हिप हॉप की इंडस्ट्री में गाली गलौज को बढ़ावा देने वाले सब शख्स को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। ये मार्केट में जितने भी खेलने वाले प्लेयर्स है ना, उन लोग को भी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। मैं आवाज उठाने के लिए तैयार हूं कि नहीं होगी गाली गलौज तो नहीं होगी। इंडिया को क्लीन रखना है, एक्सप्लिसिट नहीं बनाना है, इंडिया में ये सब शॉट नहीं लाना है। ये गाली गलौज करने से इंसान कूल नहीं बनता है, उससे डिसरिस्पेक्ट होती है। गाली गलौज हमेशा लड़की की डिसरिस्पेक्ट, चाहे माँ की गाली हो चाहे बहन की गाली हो, उससे लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट होती है, औरतों की डिसरिस्पेक्ट होती है, समाज खराब होता है, माहौल खराब होता है, माहौल में गंदगी फैलती है, कानों में गंदगी जाती है, जिंदगी में गंदगी आती है, और बस यही होता है, उससे निराशाजनक चीजें होती है। भाई बहुत दिल से आपने ये चीज बोला, एंड इट हैज, आई एम श्योर इट विल स्ट्रक अ कॉर्ड विद द ऑडियंस। मुझे एक चीज बोलिए कि क्या जिंदगी में तजुर्बा जैसे जैसे आपका बढ़ता गया, आपके जिंदगी में दोस्त चुनने का जो एक एबिलिटी होता है वो भी बेहतर होता गया? क्योंकि जितना मुझे पता है कि बचपन के टाइम पे, या वो जो टीनेज पीरियड होता है जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल एज पीरियड होता है, उस टाइम पे आप फालतू के शॉर्ट में फंस गए थे एरिया में दूसरे लोगों के वजह से। तो वो कभी कभी खुद जब इंसान गलत दोस्त चुनता है या गलत कंपनी चुनता है अपने आसपास, तो कभी कभी वो सब सिचुएशन में फंस जाता है जिसमें उसका कुछ खुद का लेना देना नहीं होता। क्या आपके साथ भी जिंदगी में वही हुआ? मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ। मैं पुलिस स्टेशन भी गया था तो पहली बार वही वजह से गया था कि मेरे दोस्त का फंडा था। मेरे दोस्त के साथ उसने मुझे कॉल करके बुलाया, कुछ बताया भी नहीं क्या शॉट है, मेरे को लेकर चले गया। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ हमारी पहले से फील्डिंग लगी हुई थी, तो पुलिस वाले ने पकड़ा, लेकर गया अंदर, चौकी में बैठाया, जेब चेक करा, नील डाउन कराया हम लोग को। और बहुत मेरे घर पे कॉल आया कि हम लोग चौकी से बात कर रहे थे। घर वाले परेशान हुए थे? हाँ, घर वाले को परेशानी हुई। तो मेरे बहुत दिल पे लगा था वो इंसिडेंट। और उसका बाप आया, जिसने मेरे को फंसाया ना, उसका बाप आ गया था वहाँ, और उसके बाप ने उसको छुड़ा के लेकर गया और मेरे को वहीं पर छोड़ दिया। मेरे को वहीं पर वैसे ही छोड़ दिया। आप उसके वजह से उधर गए थे? उसके वजह से फंसा था, और उसका बाप आके उसको छुड़ा के लेके गया, मेरे को वहीं छोड़ के गया। मेरे को इतना बुरा लगा ना, मेरे साथ बहुत अन्याय जैसा हुआ। और मेरे घर वालों की नजरों में भी मैं गिर गया, मेरे घर वालों की नजरों में गिर गया, मैं अपनी नजरों में भी गिर गया कि मैं ऐसे ऐसे कांड में फंसा। और मेरा फोन छीन लिया गया। मेरे मॉम डैड ने बोला तेरे फोन की वजह से सब हो रहा है, तेरे को हम लोग फोन यूज करने नहीं देंगे। जब मैं 15-16 साल का था तब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। तो बचपन में खराब दोस्ती की वजह से मेरे साथ बहुत ऐसा होता था, मैं फंस जाता था। और मेरा नाम जबरदस्ती ऐसे केस में नाम आ जाता था जहां पर मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। वो ऐसे ऐसे केसेस में मेरा नाम आ जाता था जहां पर मेरा कोई लेना देना भी नहीं। तो ऐसा कई बार हुआ। बड़े होने के बाद भी मेरे साथ शॉर्ट हुए कि ऐसे दोस्ती की वजह से मैं पकड़ा गया, फंस गया। तो मैं अब बहुत वाइज हो गया हूँ। अब मैं फ्रेंड्स बहुत सिलेक्ट करके, चूज करके बनाता हूँ। किसी के भी साथ दोस्ती नहीं करता हूँ और सब पे भरोसा नहीं करता हूँ। फौरन भरोसा किसी पे भी नहीं करता हूँ। अब मुझे पहचान हो गई है अच्छे दोस्तों में, बुरे दोस्तों में। तो अभी मैं छोटे सर्कल में हूँ बहुत, लेकिन
सब अच्छे दोस्त लोग के साथ हूँ, अभी सिर्फ अच्छे दोस्त लोग के साथ रहता हूँ। नेजी ज्यादा दिल से सोचते या दिमाग से सोचते ऐसे इंसिडेंट्स के बाद? दिमाग से। दिल से सोचना थोड़ा कम किया। दिल से जब तक मैं सोचूंगा ना तो वो इच्छा तो पूरी हो जाएगी मेरी, लेकिन मेरे को चैन नहीं मिलेगा। दिल और दिमाग का बैलेंस बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा चीज कहा आपने ये। एक स्टार जो होता है ना, आज के जिंदगी में सोशल मीडिया है, पब्लिक स्पॉटिंग होता है, बट मैं बोलूँ स्टारडम मतलब दिलीप कुमार साहब के टाइम पे या देवानंद जी के टाइम पे हम लोग ऐसा कहा जाता था कि स्टार मतलब उसके अराउंड एक मिस्ट्री होना चाहिए, एक ऑरा होना चाहिए, जो कि 99% लोगों के पास नहीं है। लेकिन नेजी के बारे में ये चीज बोला जाता है क्योंकि भाई जब आते एकदम तबाही मचा देते गाने वगैरह के साथ, फिर अचानक गायब हो जाते, फिर जब उनको मन होता है तब वो वापस आते। तो जब तक वो रहते नहीं है सीन में तब तक एक मिस्ट्री उनके अराउंड बना रहता है कि भाई कब आएंगे, कब नया गाना लेके आएंगे, कब नया मचाएंगे, कब नया वाइब लेके आएंगे। तो ये जो चीज है मिस्ट्री वाला, जो आपके पर्सनालिटी के साथ बहुत अच्छे तरीके से रिलेट किया जाता है। अभी क्या सिचुएशन हो गया, अभी आप क्या पर्पसली बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहते हो ताकि वो और मिस्ट्री आपके अराउंड जो है वो बना रहे? नहीं, मैं पर्पसली तो कुछ करता नहीं हूँ, सब नेचर का फ्लो है। बिकॉज लोग चाहते हैं कि आप जितना आओ उतना प्यार मिले। हाँ, लोग मुझे बहुत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं दिन भर रहूं उनके सामने। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये नेचर और फ्लो का, नेचर का जो फ्लो है ना उसमें ही मैं चल रहा हूँ। जब अपॉर्चुनिटीज रहती है तो मैं आता हूँ। फिर जब मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल होना रहता है तो मैं नहीं रहता हूँ जगह पे, ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी में चले आता हूँ। अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी मैं नहीं देखूंगा, थोड़ा स्क्रीन पे नहीं आऊँगा, थोड़ा बाहर रहूँगा, स्पिरिचुअलिटी में रहूँगा। तो मेरे रीजंस रहते हैं कुछ ना कुछ, नेचर के फ्लो में अटके रहता हूँ मैं। कहीं कहीं मुझे कभी कहीं लिए यहाँ से गायब होने के लिए मैं बाहर कंट्रीज में भी जाके छुप जाता हूँ एक जगह में। मेरे को मजा आता है। क्या बात है। आपके जिंदगी का सबसे, आई एम श्योर बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके जिंदगी का सबसे इमोशनल डिसीजन क्या रहा है? मेरे फादर की जगह लेना, फैमिली में? फैमिली का वो बंदा बनना, हेड ऑफ द फैमिली। अभी तक मेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह इज रनिंग एवरीथिंग, बट आई एम थ्रू अल्लाह आई एम रनिंग द हाउस राइट नाउ। तो वो एक जिम्मेदारी लेना मेरे लिए बहुत कठिन था, कि रिस्की था बहुत वो मामला। वो भी डाउनफॉल के टाइम मैंने वो फैसला लिया। मैं बोला मैं देखता हूँ, आप लोग कुछ मत करो, मैं करता हूँ, कहीं से भी करता हूँ मैं, कहीं से भी। वो कॉन्फिडेंस है। हाँ, वो कॉन्फिडेंस है, कहीं से भी लाके दूंगा मैं, और हो भी जाता है भाई, कभी अटका नहीं मैं। टचवुड। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक चीज बताओ कि अभी टचवुड आप बहुत ही अच्छे स्पेस में हो, दिमागी तरीके से मैं बोलूँ या फिर काम के तरीके से, बट एक टाइम पे था जब आपके साथ जिंदगी में यू डेल्ट विद दोस डार्क डेज, राइट? अभी भी वो बुरे सपने आते कभी कभी कि यार मैं इस चीज से भी गुजरा हूँ, एंड आपको वो कभी कभी एक जेंटल रिमाइंडर देता है कि भाई तूने ये सब सहा है, अभी ये सब चीजों से एकदम बिल्कुल दूर रहने का, गलत चीजों के साथ नहीं पढ़ने का, गलत संगति में नहीं पढ़ने का, क्योंकि वापस वो डिप्रेशन वाले स्टेज बोले उसमें तुमको नहीं जाना है। अल्लाह ने तुमको और अच्छे अच्छे चीज के लिए बनाया, भेजा है दुनिया में, तो उस पे करो। तो वो डरावने वाले दिनों के अभी भी सपने आते हैं? हाँ, आते हैं। क्या आता है? अभी भी सपने आते हैं, कुछ ऐसा काम करते रहो, कुछ करते रहो ना, तो ऐसे याद आता है कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हो रहा था, और वापस ऐसे मूड में जाने लगता हूँ। मैं सोचना एक बार शुरू कर दिया ना तो मेरा मूड पूरा चेंज हो जाता है, वापस फिर नेगेटिविटी, वापस फिर वही रोना गाना, और हार मानना, अपने आप को हारा हुआ समझना, और रिजेक्टेड, हारा हुआ, और कोई नहीं दुनिया में जिसका, और बहुत अजीब अजीब ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो फटाफट में वो खेलने का रहता है, थॉट्स को हटाने का रहता है। जब भी ऐसे थॉट्स आए ना, वजू करके नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, 2 रकात शुक्र अदा करो, जो मिला है उसके लिए शुक्र अदा करो, और मिलेगा, बस सब्र करो, और ये वक्त को बीतने दो। आज इस वक्त में रहो ना, फ्यूचर में जाओ ना पास्ट में जाओ, इस वक्त में रहो, अभी जो हियर एंड नाउ में रहो, अभी जो चल रहा है ना उस पर ध्यान दो, सब कुछ सही है। क्या बात है, लव दैट स्पिरिट। आपके जिंदगी का वो स्पेशल
करो दिल की मर्जी मोमेंट क्या रहा है जहां पे आपको बहुत लोगों ने ये एडवाइस किया कि ये चीज मत करो, वो चीज मत करो, लेकिन आपके दिल में वो चीज को लेके इतना कॉन्फिडेंस था कि आपको पता था कि अगर मैंने ये चीज किया तो ये अच्छा ही होगा, एंड आज आप उस चीज के वजह से बहुत प्राउड फील करते हो? वो क्या करो दिल की मर्जी मोमेंट है आपकी जिंदगी का? यही कि रैप मत करो, रैप हमारी चीज नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हमारी फैमिली में कोई ऐसा करता नहीं है, इसमें गंदगी है, इसमें फाहिशगिरी है, गाली गलौज है, इसमें सही जगह नहीं है तुम्हारे लिए, तुम एक नेक इंसान हो, तुम कुछ और काम करो। तो मेरा दिल ने नहीं माना, मैं बोला मैं रहूंगा इसमें, ये इंडस्ट्री गंदी है तो क्या हुआ, मैं अच्छा हूँ, मैं साफ करूंगा। हाँ मैं बनूंगा वो इंसान। तो बेसिकली दिल ने अपनी मर्जी चलाई और मैं अभी तक आई एम स्टिकिंग विद इट, इसको छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है, इसी बात पे एक हाई फाइव दे दो भाई, क्या बात है। हाँ। स्लोली एंड स्टेडली कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, नीजी इतने प्यारे इंसान है, एंड एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट से लेके अभी तक महसूस किया है कि ऑलमोस्ट हर एक जवाब के बाद आप ग्रैटिट्यूड बहुत मानते हो, अल्लाह का शुक्र बहुत मानते हो। तो वो एक इंसान के अंदर वो जो ग्रैटिट्यूड होता है ना, वो ग्रैटिट्यूड का मुझे समझ में आता है। एंड ऐसे लोग यूजुअली बहुत दिल से सोचते हैं, और जो लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं उनका हार्ट ब्रेक भी जिंदगी में ज्यादा होता है। आपने हार्ट ब्रेक्स के साथ जिंदगी में कैसे डील किया? और दो चीज होता है, या तो इंसान एकदम बिखर जाता है, या फिर उस चीज को लेके इतना हिम्मत आ जाता है उसके बाद कि वो एकदम अनस्टॉपेबल हो जाता है। आपके साथ हार्ट ब्रेक के बाद वो कौन सा पार्ट था? आप बिखर गए थे या अनस्टॉपेबल हो गए? मैं बिखरा था, मैं बिखरने के बाद अनस्टॉपेबल हो गया। पहले तो मैं बिखर गया, पहले तो मुझे पता चला जैसे ही जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ ना, बहुत बुरी तरह हुआ, पूरा ट्रॉमा, पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक हिल गया मैं। फिर लेकिन मैंने ये सिचुएशन इतनी बार फेस किए ना, हार्ट ब्रेक्स इतना देखा हो ना मैंने लाइफ में, कि अब मैं अनस्टॉपेबल हो गया हूं। अब मेरे से मतलब अब मैं नहीं रुकूंगा, कोई भी तरीके का हार्ट ब्रेक मुझे रोक नहीं सकता। अब इतने हार्ट ब्रेक्स देख लिए, हार्ट ब्रेक्स की वजह से मैं मजबूत हो गया हूं, स्ट्रांग हो गया हूं। अपने आसपास इंडस्ट्री में, आपके काम के वजह से, आपके टैलेंट के वजह से इंडस्ट्री के अंदर अपने आसपास आप जेलसी कभी महसूस किए हो? नहीं। नोबडी हैज बीन जेलस अबाउट यू। मुझे एक चीज बताओ कि आप वादे को बहुत सीरियसली लेते हो। आपने सना को भी ये वादा किया था कि मैं तेरे लिए गाना जरूर लिखूंगा। वो आपने, भले ही टाइम लगा हो, लेकिन बेटर लेट देन नेवर इसको कहते हैं, राइट? तो आप गाना लेके आए, गाना अभी 14 तारीख को आ भी गया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, रैप वाला वाइब जो है वो लग रहा है। जब आपने गाना लिख लिया था, जब आपने सना को वो भेजा या फिर सना को जब दिखाया, तो आपका फर्स्ट कॉन्वर्सेशन क्या था? क्या आपने उसको याद दिलाया कि देख मैंने तेरे को वादा किया था, देख वही चीज मैंने किया? नहीं, उसने खुद ही बोला ऐसा कि तुमने वादा किया था, तुमने, आज उसने इंटरव्यूज में वही बोला ना कि तुमने वादा किया था, तुमने निभाया, आई रियली रिस्पेक्ट यू। आपकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में और बढ़ गई है। उसने बोला पहले से रिस्पेक्ट मेरे को करती थी, अब और रिस्पेक्ट करने लगी, क्योंकि मैंने उसके लिए मतलब जो बोला था वो निभाया। और वो भी इतने ग्रैंड स्केल में, टी सीरीज, हाँ वही एवरीथिंग नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट उसके लिए तो नेक्स्ट लेवल चीज है, उसके लिए बहुत स्पेशल चीज है। ऑफ कोर्स। और मैं ऐसी स्पेशल चीजें प्रोवाइड करता हूँ जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ उन लोगों के लिए। मैं पोइट्री लिखता हूँ, अपनी बहन को मैंने शादी पे पैसे नहीं थे तो पोइट्री गिफ्ट किया, और पोइट्रीज वगैरह और ऐसी टाइप की चीजें, जैसे मैंने सना मकबूल के लिए जो किया, वो ऐसे टाइप की चीजें करने में मुझे बहुत मजा आता है, किसी को स्पेशल फील करवाना। आर्ट जो है ना नीजी भाई, ये बहुत दिल से आता है, ठीक है? तो दिल से अगर आर्ट सही तरीके से आना हो ना, तो दिमाग को सही रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वहीं पे मेंटल हेल्थ का बात आता है। हाँ। आप इतने सारे पोएट्रीज लिखते हो, पोएट्री के साथ लिरिक्स भी अटैच्ड है, उसके साथ आप रैप करते हो, तो ये सब दिमाग से होता है। तो आपका मेंटल स्पेस सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, उतार चढ़ाव जो है ना, अलग लेवल के उतार चढ़ाव आपने जिंदगी में देखे। तो आपके लिए आज के दिन में अगर मैं बात करूं, 19 फरवरी 2025 में हम लोग ये चीज बात कर रहे हैं, आपके लिए मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है? और कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि भाई ये थोड़ा शेडी एरिया है, तो अपने आप को वो सब चीजों से कैसे बचाते हो?
मेंटल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे लिए, और बहुत फर्क पड़ता है उससे मुझे। मैं जब दौरे पे रहता हूँ तो अगर मैंने नेगेटिविटी का छेड़ा पकड़ लिया तो मैं उस पर चले जाऊंगा, अगर मैंने एंगर का पकड़ लिया तो मैं उस पर चले जाऊंगा, अगर मैंने पीस का पकड़ लिया तो मैं उस पर चले जाऊंगा, अगर मैंने पॉजिटिव का पकड़ लिया तो उस पर चले जाऊंगा। मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं 4-5, तो मेरे ऊपर है मैं कौन सा छेड़ा हावी पकड़ूं। होने दो। हाँ, किस जोन में जाने का है मुझे, जो टाइम एंड स्पेस में मैं हूँ। अगर मैं वॉर में हूँ तो मैं एंगर में जाऊंगा, अगर मैं स्टूडियो में हूँ तो मैं क्रिएटिव में जाऊंगा, अगर मेरा झगड़ा चालू है तो ऐसे हर टाइम एंड प्लेस के हिसाब से मुझे थ्रेड पकड़ने रहते, मेरे थॉट्स के थ्रेड्स जो चलते, तो नेचुरल है सब, नेचर फ्लो करता है लेकर, और अल्लाह के हुक्म के अलावा कुछ होता नहीं है। जो अल्लाह चाहता है वो होता है, जो भी हो रहा है सब लिखा हुआ है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, और मैं अपने आप को चिल रखता हूँ, कूल रखता हूँ, टफ सिचुएशन में भी चिल चिल मारता हूँ, कुछ नहीं है तो ठंडा पानी पीता हूँ। भाई मुझे एक चीज बताओ, जब जब आपको गलत तरीके से पुलिस केस में फंसाया गया था, आपने कहा था कि आपके पेरेंट्स जो है वो बहुत उदास हो गए थे, अपसेट हो गए थे, राइट? कट टू नाउ बोले, जब से आपको सही चीजों के वजह से फेम मिला, आई एम श्योर उनको शायद जितना उस टाइम पे आपसे अपसेट हुए थे, उतना ही ज्यादा आपके लिए वो उन्होंने प्राउड फील किया, राइट? हाँ। पहला मैसेज जब आपके पेरेंट्स ने आपको प्राउड फील होके कुछ ऐसा बताया हो जिसके वजह से आपको शायद थोड़ा वो खुशी के आंसू होते हैं ना, कि क्योंकि एक इंसान के लिए अगर उसके मम्मी पापा ने ऐसा कुछ बोल दिया कि बेटा या बेटी तुमने जिंदगी में जो हासिल किया है, हमको फकर है उस चीज का, तो वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो जाता है। आपको वो पहला इंस्टेंस आपके जिंदगी का याद है जब आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसा कुछ बोला था? नहीं यार, वो तो बहुत गम वाली बात है कि पेरेंट्स ने मुझे कभी ऐसा बोला नहीं। हालांकि ऐसा वो महसूस करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि करते होंगे। हाँ, प्राउड तो फील करते होंगे वो, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं है मुझे। उनकी नज़र अभी भी मेरे फॉल्ट्स पे ही है। बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है मेरे, और बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में मैं रहता हूँ। मैं उनके साथ भी रहता हूँ तो कुछ भी हरकत नहीं कर सकता हूँ, कोई भी शौक पूरे नहीं कर सकता हूँ, बहुत मुझे आराम से अच्छे से रहना पड़ता है। तो बेसिकली बात भी हम लोग बहुत कम करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में रहते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो इस वजह से शायद उन्होंने कभी बोला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ना एक दिन वो बोले। मैं और चाहता हूँ ये वीडियो देखने के बाद तो जरूर बोले। नहीं, मैं ऐसा कुछ करूंगा पहले। अभी तो मैंने खाली फेम लाया हो घर पे, अभी तक नॉर्मल फेम लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक मैंने फेम लाया, मेरे मॉम डैड प्राउड है, लेकिन मैं उनको रियल प्राउड जब करूंगा जब मैं देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद होऊंगा। इंशाल्लाह उस दिन वो प्राउड होंगे कि हाँ, ये मेरा बेटे ने कर दिखाया। क्या बात है। आई एम लविंग योर पॉजिटिव थॉट्स, एंड जो एक इंसान का एम्बिशन होता है ना, देश के लिए प्यार वगैरह एक्सेट्रा, दैट्स वेरी स्वीट। आपको कभी कभी ऐसा जिंदगी में महसूस हुआ कि आप बहुत ही मिसअंडरस्टूड हो, क्योंकि there's a lot of love that comes from you, but शायद लोग वो प्यार को पहचान नहीं पाते? हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत मिसअंडरस्टूड हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने गलत समझ के रखा है। क्या गलत समझ के रखा है? पता नहीं, लोग मुझे वियर्ड समझते हैं, बहुत अजीब है। हालांकि मैं यूनिक हूँ, उनको सही टर्म समझ में नहीं आता कि अजीब अजीब होना अलग होता है, यूनिक होना अलग होता है। मैं यूनिक हूँ, मैं अपने आप में यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे जैसा कोई हंसता नहीं, बोलता नहीं, बात नहीं करता, किसी के पास मेरे जैसे वचन नहीं है, भाषा नहीं है किसी के पास। तो मैं जैसा हूँ, मैं हूँ वैसा। अब लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे मेंटल इश्यूज की वजह से, मेरा जो सफरिंग मैंने झेला उस वजह से मैं थोड़ा ऐसा हरकती हो गया हूँ, या कुछ भी बोल देता हूँ आड़ा टेढ़ा, या उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए उसकी वजह से मेरा टैलेंट अभी उतना उतना प्योर नहीं है, उतना हार्ड नहीं है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को। मैं आज भी वो उतना ही फिट एंड फाइन हूँ, आज भी मेरे पास उतनी सारी राइम्स है, बल्कि उससे ज्यादा मैंने रैप को मास्टरी किया हो, रैप में मास्टरी किया हो, जो मेरी स्किल्स थी उसको और शार्पन किया हो। और मैं कभी भी कुछ भी कहीं पे भी देने के लिए तैयार हूँ, हमेशा तैयार हूँ, लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ,
जंग के लिए हमेशा तैयार हूँ, वॉर के लिए हमेशा तैयार हूँ, पीस के लिए तैयार हूँ, लव के लिए तैयार हूँ, हर चीज के लिए तैयार हूँ। मैं अभी तैयार हो गया हूँ, अपनी लाइफ के लिए तैयार हूँ। तो मिसअंडरस्टैंडिंग यही होती है लोगों को कि शायद ये हिचकिचाता है, शायद ये कॉन्फिडेंट नहीं है, शायद ये गलत चीजों में पड़ा हुआ है, शायद ये किसी चीज के बारे में डैम देता नहीं है, शायद ये अपनी दुनिया में लॉस्ट है। किसी किसी को ऐसा लगता है। क्या फर्क पड़ता है, अपने दिल से जियो, लोगों को एक दिन वो वाला साइड भी जरूर महसूस होगा। हाँ, जो आप करोगे भाई वही रहेगा। हाँ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एंड उसके बाद हम लोग एक और आखिरी सवाल लेके हम लोग खत्म करेंगे। वो ये रहेगा कि विदाउट बीइंग मॉडेस्ट, ठीक है, मैं चाहता हूं दिल से बोलो कि जितने भी रैपर्स है या जितने भी म्यूजिशियंस है, आपके पास वो कौन सा क्वालिटी है जो शायद अभी भी रैप स्पेस में किसी और के पास अभी तक नहीं आया है? रैप का क्वालिटी, रैप का या कोई भी म्यूजिक रिलेटेड एज एन आर्टिस्ट, आपके पास वो क्वालिटी जो अभी तक आप अपने आसपास किसी में वो नहीं देखते हो? बहुत सारे रैपर्स है ऐसे जो मैंने देखता हूँ। सिर्फ कुछ रैपर्स है जो जिनके पास वो क्वालिटीज है जो मेरे पास है। सिर्फ कुछ रैपर्स, स्टार्टिंग में तो कोई भी नहीं था, मैं अकेला ऐसा था जैसा मैं हूँ। फिर बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं अभी मार्केट में, 10 साल हो गया ना जी, पूरा एक डिकेड हो गया। तो अभी बहुत सारे रैपर्स आ गए हैं, उनके पास भी वो चीज है जो मैं देता हूँ। मल्टीपल सिलेबिक राइमिंग, नेचुरल रिदम, यू नो, ऑफ बीट, ऑन बीट, ऑफ टेम्पो, ऑन टेम्पो, म्यूजिकल केडेंसेस। जिस तरह के नोट्स मैं क्रिएट करता हूँ, साइंटिफिकली उस पर रिसर्च करा जाए तो पता चलेगा कि इतना डीप रहता है वो, टेक्निकलिटीज। तो ये सब अब कॉमन हो गया भाई। अब अभी कंपटीशन का जमाना है ना, तो लोगों ने मेरी चीज को लिफ्ट किया है, उसको यहां तक पहुंचा दिया है कि मेरे लिए टफ हो गया अभी। हाँ, वो मेरी चीज, मेरी ही बनाई हुई चीज है, उसको उन लोग ने यहां तक लेकर आया। तो इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब देखकर कि ऐसे ऐसे टाइप के रैप कर रहे लोग। बस थोड़ा गाली गलौज कम कर देंगे तो बाकी सब सही है, बाकी एकदम फिर सॉर्टेड है। हाँ। कोई शॉर्ट नहीं है, सिर्फ सॉर्टेड है। हाँ। लास्ट क्वेश्चन भाई आपके लिए, वो ये है कि दिल से एकदम दिल पे झांक के बताओ कि बहुत सारे मोमेंट्स रहेंगे, लेकिन वो ऐसा चीज, ऐसा अचीवमेंट बोलो या फिर एक ऐसा माइलस्टोन बोलो अपने जिंदगी का जिसको लेके आप सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हो अपने बारे में। कि मैंने आफत बनाया आईपैड पे। हाँ, टेक्नोलॉजी जिस टाइम पे लोग सोच भी नहीं सकते थे, अपने क्या ही करके क्या अपने, आई एम रियली क्यूरियस, गैराज बैंड यूज किया था, गैराज बैंड। हाँ, वो बहुत बहुत क्रेजी। उसके ऊपर तो हॉलीवुड फिल्म बनना चाहिए। प्लीज बनाओ यार, बिकॉज आई एम श्योर जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट वगैरह हैं उनको समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड कहाँ से चालू होता है। ट्रेंड चालू हो जाने के बाद सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन भाई जो ट्रेंड चालू करता है ना, वो बंदे में दम होता है। थैंक यू सो मच भाई, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव ऑलवेज आपके लिए। सेम हियर ब्रो। एंड यू नो, मैं जाते जाते आपके लिए एक तोहफा लेके आया हूँ मेरे फैशन लेवल से। ये प्लीज मुझे दे दो यावर भाई। तो ये आपके फैमिली मेंबर में किसी को जरूर पसंद आएगा। दिस इज अ फीमेल कुर्ती। सो मैं मेरे चैनल पे, मेरे शो में जितने भी गेस्ट आते हैं, मैं सबको प्यार से थोड़ा बहुत एक गिफ्ट देता हूँ। सो ये मेरे तरफ से है। एंड ब्रो, ऑल द बेस्ट। आई मीन, बमाए तो जरूर मचा रहा है। भाई के जितने भी गाने आगे आएंगे वो भी जरूर मचाएंगे। तो प्लीज भाई के साथ साथ मचाते रहो, वाइब फील करो, इनको प्यार दो, और यू नो व्हाट इट इज, आई मीन, मिस्ट्री रहे, कुछ भी रहे, जब भी आए, you know, this is all that you need to give to him. Lazy Dabba, much love. Much love. Thank you so much.